घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो घर की बाउंड्री बढ़ेगी कैसे? इंडिया गठबंधन में तनी तलवार। इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ बात करने का बाद ही टाइम होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में आर पार। कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी की मार, इंडिया गठबंधन में दरार। हल्ला बोल इसी पर। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नतीजों में कांग्रेस को हार क्या मिली? अपनों ने ही तलवारें भांजनी शुरू कर दी है। बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ मोदी को मात देने के मकसद से गठबंधन तैयार किया गया था। नाम रखा गया था इंडिया, लेकिन मोदी ऐसे मजबूत हुए कि गठबंधन बेदम हो रहा है। विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस से सवाल किए, कांग्रेस को भला बुरा कहा। फिर दिग्गजों ने 6 दिसंबर को होने वाली गठबंधन की बैठक में आने से मना कर दिया। इसका अब नतीजा ये हुआ है कि कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टाल दी गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किसने मना कर दिया, मना करने की वजह क्या बताएं। सबसे पहले कहा गया कि नीतीश कुमार बीमार नहीं आएंगे। ममता बनर्जी ने 2 टूक कहा कि उन्हें तो बैठक की जानकारी ही नहीं थी। अखिलेश यादव ने व्यस्तता और दूसरे कार्यक्रमों का हवाला दिया। स्टालिन तमिलनाडु में तूफान को लेकर व्यस्त है। हेमंत सोरेन ने भी किसी दूसरे कार्यक्रम का हवाला दे दिया, कहा नहीं आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के भी बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस था। अब हम आपको दिखाते हैं कि तीनों राज्यों में बीजेपी को कितना नफा, कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है। राजस्थान में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 42 सीटें ज्यादा मिली, कांग्रेस को 30 सीटों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश, यहां पर बीजेपी को 54 सीटों का 54 सीट्स का फायदा हुआ, 48 सीटों का नुकसान कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 39 सीटों का फायदा हुआ, कांग्रेस को 33 सीटों का नुकसान। आज हल्ला बोल में चर्चा करेंगे, कांग्रेस की हार विपक्ष की दूसरी पार्टियों के लिए आपदा में अवसर तो नहीं बन रही है। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। बीजेपी में बैठकों का दौर है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष में भी बैठकें चल रही हैं, लेकिन दोनों बैठकों का मकसद अलग है। बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम पर मंथन कर रही है, तो इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। Elections are like that. You win some, you lose some. You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। बड़ी जेडीयू से लेकर शिवसेना और टीएमसी तक ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। किसी ने दम भी बताया तो किसी ने अहंकारी। जेडीयू ने गठबंधन का नेतृत्व नीतीश को सौंपने की वकालत की, तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की दावेदारी ठोकी। हालत यहाँ तक पहुँची कि बिहार में कांग्रेस की विधायक भी नीतीश के समर्थन में खड़ी हो गई। जो भी चेहरा है, उन चेहरों में नीतीश जी का चेहरा बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल है, और जब तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो घर की बाउंड्री बढ़ेगी कैसे? अगर अच्छे बैट्समैन को अच्छा बैट दीजिएगा तो बहुत छक्का मारेगा। पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है कि बिहार मॉडल पे चुनाव लड़ा जाए और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तभी हम लोग मोदी जी को हरा सकते हैं। अब जरूरत है, अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चौतरफा हमले के बीच दिग्गजों ने 6 तारीख को होने वाली बैठक में आने से मना कर दिया। ममता ने ना कहा, फिर नीतीश बाबू की तबीयत खराब होने की बात कही गई। फिर तमिलनाडु में आए तूफान की वजह से स्टालिन पर सस्पेंस बढ़ा। फिर अखिलेश और हेमंत सोरेन ने भी मना किया। आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर भी सस्पेंस गहरा गया। कोई डेट फिक्स करने का पहले इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ बात करने का बाद ही टाइम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं आ पाएंगे। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से, और देखते हैं, हो सकता है कि नोटिस दी जाए। दिग्गजों ने मना किया तो कांग्रेस को 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाने का फायदा नजर नहीं आया। बैठक टाल दी गई। जेडीयू बैठक टलने का जिम्मेदार भी कांग्रेस को ही बता रही है। कुछ दिन के लिए वो सीनियर लीडर्स की मीटिंग पोस्टपोन किए हैं, क्योंकि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है।
स्टालिन जी के यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं, ऐसा 3-4 लीडर्स का जो है रिक्वेस्ट किए थे आगे पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि अचानक से अनाउंस कर दिया गया था। अगर चुनाव से पहले बैठक होती तो वो सार्थक भी होती, व्यापक भी होती, सकारात्मक भी होती है। कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है, वरना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई बैठक को टालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इंडिया गठबंधन की बैठक टलने के बाद विपक्ष अपनी खोई उम्मीदों को दोबारा मजबूत करने में जुटा है। छोटी छोटी नोकझोंक चलती रहती है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूं, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। ये 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर व्यवस्था के कारण अपने प्री शेड्यूल्ड जो उनके इवेंट्स हैं उनको भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से आ नहीं पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया अलायंस में किसी तरीके की छूट है। मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि किसी तरीके की छूट करे। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इन नतीजों से लेकर वो दृढ़ता और मजबूत होगी कि आज हमारे देश की संविधान और हमारे देश की जनतंत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है। इसके लिए सबको मिलजुल कर कोऑपरेट करने की जरूरत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे तो आउट हो चुके हैं। अब बारी 2024 की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में किचकिच कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि सांसद है, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे, कीर्ति आजाद जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे सीधा टीएमसी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबकी नजर इस बात पर है कि उन तीनों राज्यों का हाल आपको बताते हैं। बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम को लेकर लेकिन सस्पेंस है, मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के महासचिव दिल्ली से जयपुर पहुंचे, दिल्ली के विधायकों से मुलाकात की। उनके साथ राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। खबर है कि शनिवार या रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बीच आज जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। विधायक दल का नेता आलाकमान तय करेंगे। एमपी को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संसद परिसर में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से बात की है। शरद हमारे साथ सीधा इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं, हेमेंद्र शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं और सुमी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या खबर है, अंदर की खबर बताएं। देखिए, अंदर की खबर से पहले मैं बाहर की खबर बता देता हूं जो दुनिया को बताया गया है कि अरुण सिंह आए यहां पर और बीजेपी मुख्यालय उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद सीपी जोशी आए प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी विधायक दल की बैठक होगी। फिलहाल मैं वसुंधरा राजे के घर के बाहर हूं और आपको दिखा रहा हूं यहां पर कि समर्थक इक्की दुक्के आए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अंदर हैं। लेकिन अचानक से कल शाम 4 बजे जो सिलसिला शुरू हुआ था विधायकों का आने का, वो अचानक से 11 बजे तक तो चला मगर रुक गया। अब कहा जा रहा है कि 68 विधायक अब तक आए हैं। 68 विधायकों की गिनती बताई गई है। मगर देखिए, जो विधायक यहाँ आ रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय भी जा रहे हैं। कुछ विधायकों ने जरूर ये कही थी कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मगर आज थोड़ी सी बदली हुई परिस्थितियां हैं अंजना। जो विधायक कल बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, आज वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसे हमें केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही मंजूर होगा। थोड़ी सी बदली हुई परिस्थितियां हैं, मगर मैं लगता है कुछ तैयारियां भी चल रही है यहाँ पर कोई पोस्टर बैनर लगाने की। तो एक गहमा-गहमी तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से विधायक दल की बैठक में देरी हो रही है या फिर जानबूझ कर कोई प्लानिंग हो रही है, पता नहीं, या सामान्य सा समय लिया जा रहा है। मगर इस तरह से यहाँ पर एक माहौल जो कल शाम का था उसमें थोड़ा सा सन्नाटा है। फिलहाल 2 विधायक अंदर गए हैं, प्रताप सिंह सिंघवी, कालीचंद सराफ, लेकिन दोनों ने अपने गाड़ी का शीशा नहीं उतारा। तो हालांकि देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की बेहद लोकप्रिय नेता हैं। अगर वो बनती हैं तो ठीक है, नहीं बनती हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा घर्षण बल तो लगेगा ही। ट्रांजिशन पीरियड में जो बदलाव होता है
तो थोड़ा सा विरोध तो होता ही है, वो स्वाभाविक है। लेकिन ज्यादातर विधायकों से बातचीत हुई, वो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत हुई है, तो इस बार थोड़ी सी बदली हुई परिस्थितियां हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी प्लान बी को तैयार करने के लिए ही कल रात अरुण सिंह को और जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को यहाँ जयपुर भेजा, जब कल रात से इस तरह के दृश्य आने शुरू हो गए थे कि विधायक मांग करने लगे थे कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी जल्दी से चलते हैं मेन के पास। मेन एमपी से क्या खबर है? जी देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब दिल्ली में हैं। और वीडी शर्मा जो है आज अमित शाह से मिले भी हैं और अमित शाह के यहाँ से एक खबर सामने आई है कि इस हफ्ते के अंत तक डिसीजन ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने आज बयान दिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए ना कभी उम्मीदवार थे, ना अब आज हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे बल्कि छिंदवाड़ा जाएंगे, जहां से कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सांसद नकुल नाथ जो है लोकसभा का है। तो शिवराज सिंह चौहान भी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और उन्होंने लाडली बहनाओं को भी, जिनके लिए वो क्रेडिट मिल रहा है, उनको भी उन्होंने आज एड्रेस किया और कहा है कि वो किसी भी कीमत पर उनके लिए जो प्रॉमिस किया गया है 3,000 रुपए प्रति माह देने का, उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो पोजीशनिंग हो रही है, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक डिसीजन ले लिया जाएगा और डिसीजन जो है गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं लेगा। बिल्कुल सप्ताह लगेगा। छत्तीसगढ़ से सुमी, सीएम को लेकर क्या अटकलें? जी बिल्कुल, ओम माथुर का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वो साफ साफ तरीके से कह देते हैं कि इस बार का जो सीएम होगा छत्तीसगढ़ का, वो बिल्कुल एक चौंकाने वाला चेहरा होगा। तो अपने आप में ये भी जो है सस्पेंस को बढ़ा देता है कि क्या शायद डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखे जाएंगे इस बार। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस बीजेपी के पास अवेलेबल हैं, वो किस तरफ जाना चाहती है वो उनको डिसाइड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय का नाम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। विष्णुदेव साय ट्राइबल मंत्री हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनके अलावा बहुत सारे जो विमेन लीडर्स हैं उनका भी नाम चल रहा है। गोमती साय का नाम चल रहा है, रेणुका सिंह का भी नाम चल रहा है। गोमती साय, रेणुका साय दोनों ही ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं और वुमन है, तो ये सर्टेन इक्वेशंस में फिट बैठ रही हैं, इसलिए इन सभी का नाम चल रहा है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो अरुण साव का चेहरा है, और कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल भी इस पूरे रेस में पीछे नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार के विधायक है और उस पर 68,000 के वॉपिंग विक्ट्री उनको मिली है। तो एक बृजमोहन अग्रवाल जी का भी नाम शायद लास्ट मिनट हो सकता है वो एंट्री हो जाए। लेकिन चौंकाने वाला चेहरा इस बार छत्तीसगढ़ से निकल सकता है, ये बहुत देखना खास होगा। और इस हफ्ते के एंड तक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सिर्फ अमित शाह ही जानते हैं। बिल्कुल, आपने अंत की जो 2 लाइनें कही उसी में पूरी कहानी है। और चौंकाने वाला हो तब नहीं चौंकेंगे हम लोग, क्योंकि हमेशा बीजेपी अब चौंकाने वाले ही किसी उम्मीदवार को अल्टीमेटली सीएम घोषित करती है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी इन तमाम राज्यों में स्थिति साफ नहीं है, जनता की नजर इसी बात पर है। लोग सबसे ज्यादा यही जानना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, कि आखिर सीएम कौन बनेगा। इंडिया गठबंधन और वहां पर जो किचकिच चल रही है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कब तक माने कि लोग जान पाएंगे कि इन 3 राज्यों में सीएम कौन होगा? देखिए, सीएम का निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा और उचित समय पे बहुत उपयुक्त मुख्यमंत्री आप लोगों को पता लग जाएगा। हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट है, जैसे आपके तमाम लोग बता रहे थे। केंद्रीय नेतृत्व पूरी विषय के ऊपर पूरी गंभीरता के साथ, सभी पहलुओं और आयामों के विश्लेषण के साथ, जैसे उन्होंने शानदार प्रदर्शन हमारा रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी का सांगठनिक कौशल, तो आप ये आश्वस्त रहिए कि उसी तरीके का एक शानदार और जानदार नेतृत्व इन तीनों राज्यों में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं और कीर्ति आजाद जी भी हमारे साथ है। अब प्रश्न इंडिया गठबंधन पर, चाहे अंदर खाने से समाजवादी पार्टी प्रश्न खड़े कर रही हो कांग्रेस पर या फिर ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी साथ में ये भी कह रही है कि अभी भी अगर हमने सीट शेयरिंग कर ली तो कोई वजह नहीं है कि हम सत्ता से बेदखल ना कर दे बीजेपी को 2024 में। इस पर आपका जवाब क्या होगा सुधांशु? मुझसे पूछा अंजना जी आपने? सुधांशु जी से एक छोटा सा जवाब ले रही हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगी, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग 24 के लिए कर लेंगे। ये तो राज्यों के चुनाव थे, राज्यों में हम अलग लड़े हैं। सुधांशु जी देखिए, वास्तविकता यह है कि इन राज्यों के जो परिणाम रहे हैं, हाँ। इसके अंदर अगर सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो जिस इंडिया गठबंधन के लोगों की पेशानी में बल पड़ना स्वाभाविक है।
कारण यह है कि कर्नाटक में अगर देखा जाए तो जेडीएस का वोट खींचने में कांग्रेस सफल रही थी, हमारा वोट उतना इंटैक्ट रहा था, और तेलंगाना में बीआरएस का वोट खींचने में सफल रही, और वो मुख्यतः वही वोट है जिसके लिए इन सब के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो माइनॉरिटी वोट या मुस्लिम वोट। अब सबके मन में डर हो गया होगा, अखिलेश जी से लेके नीतीश जी से लेके ममता जी तक के मन में, कि कहीं ऐसा ना हो जो कल कांग्रेस का था आज मेरा है, कल फिर कांग्रेस का हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टि से सशंकित और आशंकित होकर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर जो सीट शेयरिंग की बात कह रही हैं, जब वो लोग आपस में अपने वोट बैंक शेयरिंग को तैयार होंगे तभी सीट शेयरिंग होगी, मगर वोट बैंक से इन सब दोनों को इतना अगाध स्नेह है कि एक दूसरे की काट छांट कर सकते हैं। कोई किसी को चालू पार्टी कह देगा, कोई चिरकुट पार्टी कह देगा, मगर मुझे यह नहीं लगता है कि कोई वोट बैंक शेयर करने को तैयार होगा। इसलिए सीट शेयरिंग की बात मुझे ख्वाबों ख्यालों के अफसाने तक ही सीमित लगती है। ख्वाबों ख्यालों के अफसाने वो लग रहा है सीट शेयरिंग का आपका फॉर्मूला। लेकिन अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस पार्टी पर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली हार यानी आपकी आपदा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अवसर में बदल गई है? अंजना जी, ये भय अच्छा है जो सुधांशु जी को इतनी प्रचंड जीत के बाद भी गठबंधन के दलों से सता रहा है। ये बता रहा है कि इतिहास दोहराया जाने वाला है। यही तो हुआ था 2004 के पहले। 2003 में तीनों प्रांत कांग्रेस पार्टी हार गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और इतने ही राजस्थान में ये लोग 120 सीट कर जीत कर आए थे, छत्तीसगढ़ में 50 सीटें जीती थी और मध्य प्रदेश में 173 सीटें जीते थे। मगर क्या हुआ? अटल बिहारी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी उस समय थी। मैं नहीं मानता नरेंद्र मोदी जी की छवि वैसी है जैसी अटल जी की थी। कि बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अभी जो ममता जी है जहां वहां लेफ्ट हुआ करते थे, उन्होंने उस गठबंधन में प्रत्यक्ष साथ नहीं दिया था। त्रिपुरा में, केरला में और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के लोग थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में थे, साथ नहीं आए। लेकिन जब परिणाम आ गए तो 335 सीटों का एक महागठबंधन बना जिसमें ये सारे दल आए थे। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक प्रांत के स्तर पर यह गठबंधन, राज्यों के चुनाव में नहीं, लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे कि सीट शेयरिंग हो। हमें ज्यादा परेशानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी हार्टलैंड के प्रांतों में नहीं है। हाँ, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में एक व्यापक सीट शेयरिंग की आवश्यकता है और इन प्रांतों में भी जहां होगा हम सहमति व्यक्त करेंगे, जहां जहां क्षेत्रीय दल अपेक्षा करेंगे। और ये परिणाम जो तीनों प्रांतों के हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तीनों दल नाराज नहीं, ममता जी ने कहा कि उन्हें सूचना नहीं थी और नहीं दी गई थी तब तक सूचना। मगर इधर तमिलनाडु में इतना अधिक प्राकृतिक आपदा थी तो कैसे संभव था कि हम गठबंधन के दल अपने राजनीतिक दल की सत्ता की भूख मिटाते? हमने, नीतीश जी ने तो अस्वस्थता के बावजूद सैद्धांतिक सहमति, हमको पता था कि वो तो शामिल होंगे, मगर ये एक निर्णय सामूहिक लिया और ममता जी ने खुद बयान दिया कि मुझे पता होता तो मैं अवश्य उस मीटिंग में जाती, क्योंकि तब तक हमने सूचित नहीं किया था और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, एक सैद्धांतिक निर्णय था। मगर फिर भी हम सामूहिकता के साथ सारे दल लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। ये तात्कालिक जीत है। इन प्रांतों की जो जीत मिली है इनको, 18 साल की नाकामी थी, 12 मंत्री हार गए मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े मंत्री हार गए, इतनी नाकामी थी। लेकिन ये 4 महीने से जो लाडली बहना का पैसा ट्रांसफर किया और महतारी योजना जो छत्तीसगढ़ में, जिस पर आप भी प्रकाश डाल रही थी, उसका तात्कालिक प्रभाव है जो 2-3 महीने में वो प्रभाव कम होगा और वो जो देश का चुनाव है वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, संसाधनों की लूट पर होगा। और तेलंगाना में आप क्यों जीते? तेलंगाना में हमसे अपेक्षा थी लोगों को। यहाँ पर चूंकि राज्य की, मध्य प्रदेश में तो वो डिलीवर कर रहे थे और चूंकि मध्य प्रदेश का प्रांत नहीं, देखिए इन चारों प्रांतों में बिना सोचे समझे बीजेपी पैसा देकर वोट दे दिया। मैंने कहा हमने तो हम तो इनको बधाई, अंजना जी बधाई देते हैं। जितना प्रचंड बहुमत मिला है, प्रधानमंत्री जी को भी, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं। वो जनता की भावनाओं पर खरा उतरे, अगर नहीं उतरेंगे तो परिणाम देखने को मिल जाएंगे। 3000 रुपए का वादा किया था बहनों को कि जीत जाएंगे तो 3000 ट्रांसफर करेंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहनों को शिवराज जी करें ट्रांसफर। देखते हैं हम चुनाव के परिणाम बदलते हैं कि नहीं बदलते। कीर्ति आजाद जी, सवाल आपसे है। ममता बनर्जी
खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कह रही है कि जनता ने ध्रुवीकरण की वजह से उनको वोट दे दिया बीजेपी को, उन्होंने कहा ये जनता की हार नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की हार है। ममता बनर्जी ने कहा 6 दिसंबर की बैठक के बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं दी गई थी। क्या कांग्रेस पार्टी को तमाम क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ये संदेश दे रहे हैं कि कर्नाटक की जीत के बाद अति उत्साह में जो आप लीडरशिप रोल में आ रहे थे, एमपी में आपने कोई सीट शेयरिंग नहीं की, इन तरीकों को छोड़िए, तभी 24 में हम मिलकर हैट्रिक रोक पाएंगे। महोदय, आपने एक दो बातें रखी। एक तो आपके सामने स्वतः स्पष्ट है कि आपने सबके वक्तव्य दिखा दिया जो नहीं आ पा रहे हैं। अगर नीतीश जी बीमार है तो वोट करने नहीं आ सकती। अगर ममता जी के पास सूचना नहीं थी जो विलंब से पहुंची, इसके कारण से वो नहीं आ पा रही हैं। हेमंत सोरेन जी के कार्यक्रम लगे हुए थे और अभी खुद अभय दुबे जी ने कहा कि समय से हम नहीं दे पाए, लेट गया, इस कारण से हम सबों को सूचना नहीं दे पाए। तो इसको लेकर तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की अतिशयोक्ति होनी चाहिए कि इंडिया के गठबंधन में तोड़ आ गई है, वहां मरोड़ लग गया है, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है महोदया। दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस की हार, हाँ अवश्य ममता जी ने एक वक्तव्य रखा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि कांग्रेस की हार से गठबंधन कमजोर हो जाएगा। गठबंधन तो और मजबूत होगा। गठबंधन इसलिए मजबूत होगा कि जिस प्रकार से अभी डबल इंजन जो ईडी और सीबीआई चल रही है, उससे किस तरीके से निजात दिया जाए। जो लोग बेकसूर हैं उनके पीछे जबरदस्ती लोगों को लगाया जा रहा है, और जो ज्वलंत विषय हमारे देश में इस समय है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिसके लिए कि मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में दिखाएं। जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को हम देखते रहे महीनों महीनों तक, उसी प्रकार से मिजोरम की जो परिस्थिति है, संभवतः वो भी हम सबको पता लगे तो पता लगे कि हमारे देश में कहाँ क्या चल रहा है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और अभय जी ने एक बात तो स्पष्ट कह दी है, पिछली बार भी हुआ था, जब पिछले इस बार के नहीं उसके पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी तीनों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बात दूसरी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश उन्होंने ले लिया और सरकार यहाँ पर भाजपा की बनी थी। तो यह बदलाव आता रहा है और ये बदलाव जो 2004 से चल रहा है वही इस समय इस लोकसभा के चुनाव में होगा। महोदय, आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा दिखाइए, तो जब जब हम चुनाव के लिए जमीन पर गए, लोगों ने महंगाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने महंगाई पर सवाल किए। आपको क्या लगता है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है, उस विषय के रहते हुए महोदय बीजेपी ने इन 3 राज्यों में जीत क्यों हासिल की है? क्या वजह दिखती है आपको? अवश्य, अभी देखिए ना, आपने सुधांशु जी ने अपनी बात जो शुरू की महोदया, वो शुरू की कि इन सभी को आपस में मुस्लिम वोट का बिखराव दिखाई दे रहा है। अब आप कभी, सुधांशु मित्तल जी इतने समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धर्म की राजनीति, राम मंदिर, इसी सब में क्यों फंसे रह जाते हैं। जब इतना विकास किया जा रहा है तो फिर ये मुस्लिम पर क्यों चले आते हैं। और बाकी इनके सांसद जो लोकसभा में बोलते हैं वो तो दूसरी बात हो गई है। मुस्लिम कितने हैं, 15% है या 20% है? क्या 15 या 20% से सरकारें देश में बन सकती हैं? यही सुधांशु जी मुझे बता दें, जो बार बार ये लेकर आते हैं। तो इनके मन में चेष्टा सदैव यही रहती है कि किसी तरीके से लोगों को भ्रमित रखो, बांट कर रखो। अब क्या है कि अंग्रेजी में कहावत है महोदया, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। थोड़ा ज्ञान अल्प ज्ञान से बहुत ही ज्यादा एकदम सही कहा, ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है। उसी का यह उपयोग करते हैं और उसके अंदर 10-15% वोट ये ले जाते हैं। जिन लोगों, जो बेचारे बेरोजगार हैं, जिनको दिग्भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करके इधर उधर ले जाते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, वो बेचारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और जनता क्या है, जनता तो हिंदू मुसलमान में फंसी जाती है, वो अपना विवेक तो इस्तेमाल करती नहीं है महोदय। नहीं, मैं सिर्फ आप ऐसा महोदय, ऐसा है, फर्क आप देखिए तो केवल 2 या 3% का है, ज्यादा का नहीं है। अगर आप देखेंगे वोट में, आपके ही उसमें मैं देख रहा था, इतना बढ़िया आपने सर्वे दिखाया है, उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट में पिट गए आप लोग। लेकिन मेरा यह केवल कहना है महोदया कि आप परसेंटेज में डिफरेंस देखिए ना कितना है। मैं तो अल्पज्ञानी 9% कह रहा हूं, अन्यथा कहीं पर 39% है तो कहीं 41% है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए। तो वह जो 6-7-8% वाला होता है ना, वही कांड कर जाता है महोदया। बिल्कुल सही कहा महोदय आपने, लेकिन जीत बीजेपी की हो गई है तीनों राज्यों में। हाँ, चलिए तो सुधांशु जी जवाब दीजिए, कारण क्या वो है? कह रहे हैं, बता रहे हैं जीत की वजह, आप लोगों ने जो ध्रुवीकरण किया उसी से जीत मिली है। मैं कीर्ति जी को, देखिए मैं कीर्ति जी को याद दिलाना चाहता हूं, शायद वो
जो भी कह रहे थे उनके ज्ञान पे मैं प्रकाश डाल देना चाहता हूं। मान्यवर, ये बंगाल के चुनाव के समय आपके पार्टी के रणनीतिकार का बयान था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। तो जरा आप बताएंगे कि 30% क्या था जिससे गिनती शुरू हो रही थी? और देश की जनता को इतना अल्पज्ञानी मत समझिए। आपकी पार्टी के इलेक्शन रणनीतिकार का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती। सबको पता है। इसलिए मुझे लगता है भ्रमित करने का प्रयास कौन करता है और क्या करता है सबको पता है। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में, अरे मैं बीच में अपने टर्न पे बोलिएगा, अपने टर्न पे आप बोलिएगा। और मध्य प्रदेश में 9% का वोट का अंतर है, वो भी मैं बता देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 9% का वोट का अंतर है। और वोट प्रतिशत में फिर यह भी बता दूं महोदय, आपके राज्य में आपको 48% वोट मिला, हमें 38% मिला है, जबकि आपकी गिनती 30 से शुरू होती थी। तो आप जो कह रहे हैं तमिल बहुत ज्यादा जीते हैं बंगाल में, तो वहां भी 10% का अंतर है। यानी 5 से 6% वोट इधर का उधर हुआ नहीं कि कहानी इधर की उधर हुई नहीं। अब मैं आता हूं कि जो इन्होंने बातें कही, देखिए अंतर क्या है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य होता है उसकी एक क्रेडिबिलिटी है। हम कोई अशोक गहलोत जी की सरकार की तरह नहीं है कि ऐन वक्त पे कहा 500 का सिलेंडर दे देंगे। अरे मान्यवर प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से उज्ज्वला के सिलेंडर की बात करें, कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं था उस जमाने में। अब जो शिवराज सिंह चौहान जी के जमाने में मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, अभय दुबे जी तो वहीं के हैं। किसके जमाने की, कितने जमाने की बात है? हम महिलाओं के लिए किस कमिटेड ढंग से काम कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास होता है। अब मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। भाई इन्होंने कहा कि हम 25 लाख रुपए तक का इलाज देंगे राजस्थान में, और कहा हम 50 लाख का वादा करते हैं। मान्यवर 8.5 करोड़ आबादी है राजस्थान की। यदि कभी कोई महामारी आ जाए और 1% आबादी प्रभावित हो जाए, यानी 8.5 लाख लोग प्रभावित हो जाएं, और उनमें से सिर्फ आधे मांग ले, 4.5 लाख लोग वो इलाज मांग ले, तो जानते कितना होगा? 2.25 लाख करोड़ रुपए बजट है। 2,90,000 करोड़ का। सबको पता है ये ढपोर शंखी वादे हैं। इनके बारे में इनको कभी, इसीलिए जनता ने विश्वास नहीं किया है। जनता के विवेक को कम नहीं आंकना चाहिए। उसे पता है कौन हवाई वादा करता है, इसलिए गारंटी सिर्फ एक है, मोदी की गारंटी। बाकी सबकी घंटी बजा दी है, क्योंकि वो सारे सब ढपोर शंख वाली श्रेणी में आते हैं। ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। अभय जी थोड़ा सा रुक जाए, कीर्ति जी शुरू से हाथ उठाए हुए हैं। एक बार कीर्ति जी बोले, फिर फौरन आऊंगी अभय दुबे जी, आप ही की बारी हो। कीर्ति जी। हाँ, महोदय ने कहा अभी कि 30% से शुरू होती है हमारी गिनती। इनको अब देखिए ना, ये फिर उसी में ले जाते हैं। 30% से इनका मंतव्य क्या था? 30% बंगाल की जनता वोट करती। ये अरे हमारा नहीं, आपका मंतव्य था भाई। अरे सुनो भैया, ये फिर बीच में बोले जा रहे हैं। अभी मैंने इनको नहीं टोका, ये मुझे टोक रहे हैं और इतनी जोर से बोल रहे हैं। भैया क्यों चिल्ला रहे हैं जब आपकी बात मैंने पकड़ ली? उन्होंने कहा, हमारे सांसद या जिसका भी नाम आप कह रहे हैं, टीएमसी के, ने कहा कि 30% से हमारी गिनती शुरू होती है। 30% जो काडर वोट है बंगाल में टीएमसी का, उससे शुरू होती है और 48% पर जाकर खड़ी होती है। और यदि मैं आपकी केवल यही मान लूं कि आप एक समुदाय के 30% की बात कर रहे हैं, तो 70% के तो ठेकेदार आप हैं। आप अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, तो क्यों बंगाल में हार जाते हैं? फिर आप पंचायत के चुनाव में हार गए। तो मुझे समझ नहीं आता कि बात घूम फिर करके, जो मैं शुरू में अंजना जी आपके कार्यक्रम में कही थी कि इनके लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राम मंदिर यहीं पे खत्म होता है, इसके अलावा और किसी विषयों पर नहीं होता है। तो जब 30% पे गिनती शुरू होती है, तो 30% जो काडर वोट है, उसके अलावा 18 और प्रतिशत, 19% और पड़ा, तो 49% मिला। उसमें आपने मुंह की खाई। आप कहां 200 पार कर रहे थे बंगाल में। पंचायतों के चुनाव में आपने मुंह की खाई। आपके हजार नहीं, आपके सीटें आई जो 49,000 में से। तो क्या कहा जाए आपके बारे में? थोड़ा सा प्रभु देख लिया कीजिए महोदय। इस प्रकार से महाशय बात करना उचित नहीं लगता है, जब कभी भी आप हरदम किसी भी जहां पे चर्चा होती है उसको हिंदू मुसलमान पर ले जाते हैं। ठीक है, एक बार अभय दुबे जी का हो जाए, फिर सुधांशु जी आपसे जवाब ले लूंगी। लेकिन अभय दुबे जी, एक लाइन इन तमाम राज्यों में, ठीक है, एक लाइन बोल लीजिए सुधांशु जी। जी जी देखिए, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, क्या गजब का डाटा दिया है कीर्ति जी ने। अरे साहब, जिस पार्टी का 30% का कैडर होगा, उसका वोट केवल 18% बढ़ेगा। अद्भुत ज्ञान है भाई। क्या गजब का राजनीतिक विश्लेषण आपने दिया है मान्यवर।
इसमें तो मुझे याद आता है आपके ऊपर पुराने गीत की पंक्ति याद आती है, इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि 30% का मतलब नहीं पता था। अरे सुनिए भाई, देखिए क्या परेशान हो गए, क्या परेशान हो गए। 30% कैडर है और वोट 18% पड़ता है। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोटर्स के लिए ये कह देना कि ये हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण की वजह से इन्होंने बीजेपी को जिता दिया है, राजनीतिक रूप से 2024 के पहले राजनीतिक रूप से आग में कूदने के बराबर नहीं है? आप वोटर की ही विवेक शक्ति उसी का सम्मान करना भूल गए। देखिए, आपको लग रहा है कि सब मतलब पिछली 3 बार से नरेंद्र मोदी लगातार लोकसभा में जीत हासिल कर रहे हैं, राज्यों में यहां पर उनकी वापसी हुई है। मध्य प्रदेश मैं तो मानती हूं वहां भी वापसी हुई है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। जनता को विवेक ही नहीं है, अकल ही नहीं है। अंजना जी, अपनी तरफ से जोड़ रही हैं आप? नहीं, जनता बहुत विवेकवान है। एक जो हमारी कमी है कि हम जनता को ये बात नहीं समझा पाए। अगर राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, तो प्रधानमंत्री जी किशन भारवाड़ की उसी तरह आपके अहमदाबाद गुजरात में हत्या हुई थी। एक पैसा नहीं दिया, वो चिल्लाता रहा कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, उसी को जेल में बंद कर दिया। तिल तिल कर तड़प कर अपनी नवजात बच्ची का मुंह नहीं देख पाया। लेकिन वो हमने मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करना चाहते थे। मैं हर डिबेट में कहता हूं कि सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को ये टिकट देते, हम मुद्दा नहीं बनाया। तारिक अहमद मीर जैसे आतंकवादी को दिया, हमने मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन एक प्रमुख बदलाव हमने भारत की राजनीति में कर दिया। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया कि जो देश के प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बताते थे, जनहित के काम को जो राहुल गांधी जी कहते थे कि हम बहनों को 1500 रुपए देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में कर देंगे, 50 लाख रुपए में हम तक का इलाज करा देंगे, तो प्रधानमंत्री कहते थे रेवड़ियां बांट रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब कहने को मजबूर हो गए कि ये मोदी की गारंटियां हैं। प्रधानमंत्री जी, इन गारंटियों का जवाब आपको देना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। किसने किया था 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार? आप ही ने तो किया था। किसने की 60 और 70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार? आप ही नहीं तो की। 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल किसने कर दिया? प्रधानमंत्री जी। इसका जवाब नहीं देंगे? आप जब महामारी की विभीषिका थी, आप कहते थे कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तब अवसर किसने ढूंढा? प्रधानमंत्री जी। आपके धन्ना सेठ अडानी जी ने अवसर ढूंढा, जिसकी 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क बन गई और 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। वो जवाब तो देना होगा। ये राहुल गांधी जी के ही विचार था जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। तात्कालिक प्रभाव में जनता ने निर्णय लिया, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, लेकिन जब केंद्र का चुनाव होगा तब इन सारी बातों का मूल्यांकन देश की जनता प्रधानमंत्री जी करेंगे। और आप तो कह रहे थे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। 38 दलों का एनडीए, अरे 25 दल ऐसे जिसका एक भी सांसद नहीं है, 9 दल ऐसे जिन्होंने कभी जीवन में लोकसभा का पिछला चुनाव तक नहीं लड़ा, 7 दल ऐसे जिनका सिर्फ एक सांसद है, और आपने सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर लिए। यही वेस्ट बंगाल से चालू कीजिए, तो आप जितने आरोप वेस्ट बंगाल के नेताओं पर लगाते थे, सब आपके शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल राय आपने शामिल कर लिए। आप असम गए, वहां मुख्यमंत्री बना दिया, जिस पर बुकलेट निकालकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। महाराष्ट्र में तो पार्टियां ही तोड़ दी, पूरी शिंदे सेना तोड़ दी ईडी के नोटिस दे देके। भावना गवली, यामिनी जाधव, यशवंत यादव, हसन मुंशरिफ, प्रफुल्ल पटेल, अजीत दादा पवार, तो सारे भ्रष्टाचारी एक तो जिनको आप कहते थे वो इकट्ठे कर लिए और अब रेवड़ियों को गारंटियों में बदल दिया। मगर व्यापक रूप से जब देश का चुनाव होगा तो जनता पूछेगी प्रधानमंत्री जी कि आप जिनको रेवड़ियां बता रहे थे, अगर राहुल गांधी जी गारंटियां कह रहे हैं, तात्कालिक रूप से जनता ने आपके लिए यहाँ पर वोट दिया है, 24 में ऐसा नहीं होगा। देखिए अंजना जी, जिसको अभय दुबे जी तात्कालिक कह रहे हैं, वो 2012 के गुजरात चुनाव से 2013 में इन राज्यों में जीतने से लेकर 2014 की लोकसभा, 19 की लोकसभा बड़ा दीर्घकालिक हो गया है अभय जी। 12 वर्ष से वो तात्कालिक चल रहा है। ये तात्कालिक समझने की जो कालिक वृत्ति आप लोगों के मन मस्तिष्क पर छा गई है, उसने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। आपने कहा 400 का सिलेंडर
1100 के पार कैसे हुआ? मान्यवर 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था, जो सब्सिडी खत्म हो गई WTO का जो आपने एग्रीमेंट किया था उसके चलते हुए अक्टूबर 2014 में। ओपन मार्केट में 1241 का था जनवरी 2014 अब 500 हो गई, अब WTO नहीं है किया। सुधांशु जी, चुनावी राज्यों में आप कहते हैं 450 में देंगे, अरे सुनिए तो बाकी राज्यों में भी दे दीजिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप राजस्थान में 450 में सिलेंडर दे सकते हैं, अन्य राज्यों में भी दीजिए सर, सबका परोपकार कीजिए। मान्यवर, हमने तो गरीब लोगों को दिया है, पहला सिलेंडर मुफ्त भी दिया है, पर गरीबों को दिया है। रेवड़ी बांटना उसे कहते नहीं, सबको दे दो, कोई जरूरत नहीं है। और मैं अभय जी से कहना चाहता हूं, और कीर्ति आजाद जी भी बैठे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति हम करते हैं। ये बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजराइल और हमास के मामले पर प्रस्ताव पारित किया, क्यों किया भाई? सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा, क्यों लिखा भाई? प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया। चलिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय विषय में बोलना था तो मैं चुनौती से पूछता हूं, किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या के ऊपर लिखा आपने? चीन ताइवान के ऊपर लिखा आर्टिकल, CWC का प्रस्ताव है। रशिया यूक्रेन पे CWC का प्रस्ताव है। सीरिया और इराक के ऊपर CWC का प्रस्ताव है। बताइए, POK के ऊपर CWC का कोई प्रस्ताव पारित किया? मान्यवर, फिलिस्तीन के ऊपर आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि आपकी बहुत साफ नीति थी इसमें। उत्तर कीर्ति आजाद जी का भी है। एक समुदाय को जोड़े रखो फिलिस्तीन और हमास तक, और दूसरे समुदाय को तोड़े रखो उत्तर दक्षिण में, दूसरे समुदाय को तोड़े रखो तमिल हिंदी में, दूसरे समुदाय को तोड़े रखो अगड़े पिछड़े में। मान्यवर, बताइए किस अंतरराष्ट्रीय समस्या के लिए? अरे भाई अभय जी, गलत बात है भाई, मैं किसी के में नहीं बोलता। अभय जी, आप तो बहुत भद्रता से बहस करते थे, मैं अपने टर्न पर उत्तर दीजिएगा। फिलिस्तीन के बारे में प्रस्ताव पारित करना, फिलिस्तीन के बारे में सोनिया जी का आर्टिकल लिखना, ठीक चुनावों से पहले मैंने पूछा ना, बताओ भाई किस अंतरराष्ट्रीय समस्या पर लिखा है सोनिया जी ने आर्टिकल? कोई अखबार में आर्टिकल दिखाइए रशिया यूक्रेन पे, चाइना ताइवान पे, और कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर, क्वाड के ऊपर लिखाओ, किसी पे लिखाओ। यह ध्रुवीकरण है कि जमीन के ऊपर की राजनीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक ध्रुवीकरण करना इनकी फितरत है, क्योंकि इन्हें पता है कि विकास के मामले के ऊपर कहीं टिक नहीं सकते, कहीं पर सामने नहीं आ सकते। ठीक है कीर्ति जी, कमलनाथ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में गए, हनुमान रैलियां वहां पर निकाली, आपको वो ध्रुवीकरण का हिस्सा लगता है कि नहीं लगता है? अरे, धीरेन्द्र शास्त्री ने तो पर्चा निकाल के कह दिया कि 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस विषय पर क्या कह सकता हूँ? इसके ऊपर तो आपको ही तय करना पड़ेगा। शास्त्री ने क्या किया, ये सवाल नहीं था मेरा। और दिखाइए, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ बाबा, वो ध्रुवीकरण का हिस्सा है या नहीं, धर्म का हिस्सा है या नहीं? देखिए, मैं तो खुद मंदिर जाता हूँ, मैं तो सीता माँ का जन्म स्थान भगवान राम के ससुराल वाला हूँ, तो अगर मैं मंदिर जाऊं तो क्या वो ध्रुवीकरण है? अगर मैं किसी विख्यात प्रख्यात बाबा के यहाँ जाऊं तो क्या वो गलती है? अगर मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति से धर्म के कोई बात करने वाले व्यक्ति हो तो क्या वह किसी को ध्रुवीकरण करने वाली बात है? वो तो नहीं किसी के पास जाना, लेकिन उसका प्रचार कर करके ये प्रयास करना, लोगों के अंदर भय देना। अब मुगल रहे तो कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, अंग्रेज रहे तो खतरे में नहीं आया, कांग्रेस रही तो खतरे में नहीं आया, लेकिन पिछले 10 सालों से हिंदू ऐसा खतरे में आ गया है जब से हिंदू पार्टी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी समस्या क्या हो रही है। दूसरी बात, एक आपत्ति है मुझे अंजना जी आपसे, मैंने 6 से 8% लिटिल नॉलेज वर्सेस नो नॉलेज वाली बात आपसे की थी। लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। आपने उसको इतने तरीके से घुमा करके कह दिया कि ये कह रहे हैं कि क्या लोग इतने अज्ञानी हैं, क्या इतने लोग बेवकूफ हैं जो मालूम नहीं है। ये मेरा कहने का अर्थात नहीं था। मैंने कहा कि एक पोर्शन है जो वोट है 41%, 39%, बट इसमें 6 से 8 या 10% ऐसे लोग हैं जो वोट इधर से उधर करके जिता देते हैं। तो मैंने कभी भी अपने देश के लोगों को अज्ञानी नहीं कहा था। मैंने एक केवल उदाहरण दिया था जिसको कि आप संभवतः समझ नहीं पाई या उसको उस प्रकार से रख नहीं पाए, तो यह आपत्ति मुझे है। तो संभवतः आप इस आपत्ति को दर्ज करेंगे। दर्ज कर लिया गया, लेकिन इतना तय है कि जो जीत बीजेपी को मिली है उस पर 10 प्रश्न खड़े कर कर आगे की नींव जो रखी जा रही है उसमें अभय दुबे जी प्रॉब्लम है, क्योंकि तेलंगाना में आपकी जीत की कोई वजह नहीं बताई जा रही कि इसलिए जीते क्योंकि वहां आपने ये जहर घोला था या इसलिए जीते। एक मुद्दा और लेकिन जिस पर बहस होनी चाहिए अभय दुबे जी, क्योंकि वो सबसे बड़ी काट विपक्षी दलों को दिख रही है 2024 के लिए, वो है कास्ट सेंसस। आपने राजस्थान में अपने मैनिफेस्टो तक में डाला, वो तो ऐसे ही रह गया। मतलब जाति के आधार पर जो आप 24 की रणनीति बुन रहे थे वो लगता है कि फ्लॉप हो गया है विधानसभा चुनाव में।
देखिए, ये 24 की रणनीति का प्रश्न नहीं है, ये सामाजिक न्याय का सवाल है और वो उस पर आज भी हम पूरी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं कि हम जातियों को, जो पिछड़े समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, जिनको प्रधानमंत्री जी ने शपथ पत्र देकर सर्वोच्च अदालत में नकार दिया कि ये केंद्र का अधिकार है। आर्टिकल 246 में जो 7 शेड्यूल की एंट्री है उसमें हम ही कानून बना सकते हैं, कोई राज्य की सरकार नहीं बना सकती। तो राज्य तो बेचारे जाति सर्वेक्षण करा रहे, लेकिन हम जब अगले चुनाव में जाएंगे 24 के, तब हम सभी लोगों को इस बात के लिए सहमत कराएंगे कि जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, हमने 2011 से 14 अप्रैल तक कराकर हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार सेंसस को दी। क्यों मोदी जी जारी नहीं करते? उसको छुपा ली और आपने जनगणना तक नहीं कराई। विश्व का एक राष्ट्र बता दीजिए जिसने कि अपनी जनगणना नहीं कराई हो, सेंसस नहीं कराया हो, कोविड के बावजूद। इन्होंने शपथ पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम सेंसस का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, 2021 में शपथ पत्र दिया, इसलिए हम जातिगत जनगणना कराने में असमर्थ हैं। तो अब कहां हुई प्रधानमंत्री जी? क्योंकि इस बात से भारतीय जनता पार्टी डर गई कि कहीं जनगणना कराई और जातिगत जनगणना को उसमें शामिल नहीं किया तो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए पिछड़े वर्ग के लोग नाराज होंगे। इसलिए ये तो अब चुनाव में कहने लगे, इन्हें प्रांतों के स्तर पर ये सहमति देते हैं और देश में प्रधानमंत्री जी पाप बता देते हैं उसको। क्या सामाजिक न्याय का मुद्दा पाप है इस देश के लिए? क्या हमको इनकी सच्चाई स्वीकारनी नहीं चाहिए? आप कहते हैं गरीब है, महिलाएं हैं, यहां तो है, ये जातियां हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन उससे मुंह नहीं मोड़ सकते आप। आपको पिछड़े वर्ग को न्याय देना पड़ेगा और हम अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है और एक सामाजिक न्याय है जिसके साथ हम खड़े रहेंगे। जहां तक फिलिस्तीन और इजराइल का प्रश्न था तो भारत की सरकार ने भी रिजोल्यूशन पास किया। आप देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हूबहू वही बात की जो सोनिया गांधी जी ने की, लेकिन तब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता। कितनी निर्लज्जता से कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। आप जो देश का निर्णय है, हम लोग देश के साथ हैं, देश की नीतियों के साथ हैं। एक बात और बता दो, आप 2024 के चुनाव में किसी भी सूरत में ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो गारंटियां देने का मानस बनाया है इंडिया के गठबंधन दलों ने, मजबूरी पे ये जो चुनाव होगा, ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर, संसाधनों की लूट पर ही आपको बात करनी पड़ेगी। आपको उसी प्रकार के प्रस्ताव लाने पड़ेंगे। राम भगवान सब हमारी आस्था के केंद्र हैं, हम भी सब सनातनी व्यवस्था में विश्वास रखते हो। जहां तक अंजना जी ने बागेश्वर महाराज का प्रश्न पूछा था, तो संत आस्था की स्थापना करते हैं और सार्वजनिक जीवन के नेता व्यवस्था की स्थापना करते हैं। इस लौकिक जगत में अलौकिक सत्ता का प्रतिनिधि होता है संत। हम संतों का आदर करते हैं, थे और रहेंगे, मगर सत्ता का स्वार्थ नहीं मिटाएंगे उनके नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी मिटाती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वही अगर बीजेपी के नेता जाते हैं तो आपने कहा कि वो ध्रुवीकरण होता है कई राज्यों में। बाबा बालकनाथ को लेकर वहां पर हमला किया लोगों ने कि अब साधु संतों को उतार रहे हैं। अब अंत में सबकी बातों का जवाब दीजिए आप सुधांशु त्रिवेदी। 3-4 मुद्दों पर इन्होंने आपको घेरा है। एक तो वही महंगाई का मुद्दा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इन राज्यों में ध्रुवीकरण के जरिए आपने जीता, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि 24 में इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, आपको घबराना है। देखिए, पहली बात, महंगाई का कोई नाम ही नहीं ले पाया, क्योंकि महंगाई की दर अब 5% से कम हो गई है, 4.87% हो गई है। तो इसलिए महंगाई का विषय नहीं उठा रहे। पीरियोडिक लेबर सर्वे के अनुसार इसमें बेरोजगारी की दर 6.6 हो गई है, तो वो बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। परंतु अभी इन्होंने एक बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब बाबा बागेश्वर वाले विषय के ऊपर बात आई तो जो चेहरे बदलते हैं ना, अब कमलनाथ जी एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र के विषय का भी बचाव करते नजर आए और दक्षिण में आप हिंदू धर्म के समूल नाश का बचाव करते नजर आए। ये जो इतना डाइकोटमी ऑफ द कैरेक्टर होता है ना, मान्यवर नहीं साहब। दूसरा, आपने निर्लज्जता की बात कही तो मैं बताना चाहता हूं, भारत का विदेश मंत्रालय ने हर विदेश के विषय के ऊपर अपना बयान जारी किया है। यमन का कॉन्फ्लिक्ट हो या रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, मैंने तो पूछा ना, CWC का रिजोल्यूशन किसी एक के बारे में दिखाइए तो आपके बारे में स्थिति बहुत साफ हो जाए। और आपने जातिगत जनगणना के बारे में कही तो मैं पूछना चाहता हूं, जातिगत जनगणना रोकी किसने थी भाई? 1951 में नेहरू जी ने रोकी थी, ब्रिटिश टाइम में होती थी, और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की है, तो कहिए नेहरू जी ने पाप किया था। फिर इंदिरा जी के जमाने में नारा था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो कहिए पाप किया था।
फिर राजीव गांधी जी ने 6 दिसंबर 1990 को पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि हम कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, वो कहती है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो उन्होंने पाप किया था। अब उनके चश्मो चिराग आए हैं जो ये कह रहे हैं खानदान के चश्मो चिराग की अब हम गणना करवा देंगे। तो पहले कहो भैया मेरे पिताजी गलत थे, मेरी दादी गलत थी, उन्होंने पाप किया था और दादी के पिताजी ने किया था। ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। और जो बिहार में सर्वे कराया, ईमानदारी से बताइए कि उसका कितना सैंपल साइज था, कौन सा मेथोडोलॉजी थी, और बताइए कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व बिहार में है। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 गजटप्तर विधायक से लेके जमीन जायदाद तक का समझ में आएगा किसकी कितनी संख्या भारी, किसने किसकी भाजी मारी। कितनी की इजाजत देता है आपको भी सुधांशु जी, रोक रही हूं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। लेकिन सवाल ये है कि क्या क्षेत्रीय दल अब इंडिया गठबंधन में अपनी अपनी जगह कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने में या फिर पीछे हटाने में इस मौके को भुना रही है। इसी पर आप देख रहे थे चर्चा, देखते रहिए आज।